तो आज शुभ समाचार में हम आपको काशी से बर्लिन तक आस्था भक्ति के नए कीर्तिमान की अद्भुत तस्वीरें दिखाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए 7 समुंदर पार से आई बप्पा की भक्ति की शानदार तस्वीरें। जर्मनी की राजधानी में भव्य श्री गणेश की स्थापना की गई। देखिए, तस्वीरें तमाम आपको दिखा रहे हैं। बेशक ये विदेशी जमीन पर भारत की आध्यात्मिक संस्कृति के वैभव का प्रतीक है। बर्लिन में रहने वाले भारतीयों के लिए ये यादगार पल है। करीब 2 दशक की मेहनत और तपस्या के बाद बर्लिन में बप्पा का ये अद्भुत धाम तैयार हो पाया है। इस मंदिर का उद्घाटन मंत्रोच्चार, पूजा अर्चना और भगवान गणेश के जयकारों के बीच में हुआ। देखिए, करीब 2 दशक की मेहनत, संघर्ष और इंतजार के बाद तैयार हुआ है ये मंदिर और अब यूरोप में हिंदू संस्कृति की एक नई पहचान बन चुका है। मंदिर निर्माण की योजना 2005 में शुरू हुई थी। इसे बनाने के लिए अगर हम देखें तो कई तरह की चुनौतियां आई, लेकिन भक्तों की मेहनत और दान से ये मंदिर अब पूरी तरीके से बनकर तैयार है। बड़ी उपलब्धि भी इसको कहा जा सकता है। बर्लिन में बप्पा विराज चुके हैं। देखिए, बर्लिन का श्री गणेश मंदिर इतना भव्य है कि दूर से ही ये लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। इस गणेश मंदिर का शिखर 17 मीटर ऊंचा है और इसे यूरोप का सबसे ऊंचा श्री गणेश मंदिर बताया जा रहा है। करीब 22 साल में इसका निर्माण हुआ और ये भी कहा जा रहा है कि इस धाम को तैयार करने में 11 लाख यूरो यानी कि तकरीबन 12 करोड़ रुपए खर्च किया। खास बात यह है कि मंदिर का पूरा निर्माण हिंदू समुदाय के सहयोग से हुआ है। देखिए, इस मंदिर का उद्घाटन मंत्रोच्चार, पूजा अर्चना और भगवान गणेश के जयकारों के बीच में हुआ। करीब 2 दशक की मेहनत, संघर्ष और इंतजार के बाद तैयार हुआ ये मंदिर। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना यहाँ पर की गई। इस दौरान भक्तों का उत्साह जबरदस्त देखने को मिला। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 17 मीटर ऊंचा इसका शिखर है और बिल्कुल हिंदू वास्तुशिल्पकला के हिसाब से इसको तैयार किया गया है और तैयार होने के बाद ये कह सकते हैं कि पूरा 22 वर्षों का इंतजार पूरा हुआ। Feel so proud, like our the big Indian temple, Ganesha temple, is inaugurating today. So I feel really proud and happy to see our Indian sports, especially Mallakamba. It's our ancient Indian sports. So feel so proud and very happy. तो भव्य शिल्पकला और नक्काशी इस मंदिर की पहचान है। दूर से देखने पर यह मंदिर आसपास की इमारतों से अलग नजर आता है। खास बनावट और शैली की वजह से जो भी इसे देखता है बस निहारता रह जाता है। दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली में बने इस मंदिर की वास्तुकला अपने आप में निराली और दिव्य है। यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियां और रंग बिरंगी नक्काशी पहली नजर में लोगों को आकर्षित कर लेती है। इसकी भव्यता इसे किसी भारतीय तीर्थस्थल जैसा स्वरूप देती है। देखिए, बेशक ये पल जर्मनी में बसे भारतीय समुदाय के लिए बहुत खास है। लिहाजा यहाँ लोगों ने भव्य उत्सव मनाया और इस दौरान भारत की अद्भुत संस्कृति की झलक यहाँ साफ तौर पर देखने को मिली। बप्पा के भक्तों ने नाच गाकर अपने आराध्य का स्वागत सत्कार किया। इस दौरान मलखंब और मराठी संस्कृति की झलक भी साफ तौर पर देखने को मिली। तस्वीरें देखिए किस प्रकार से मलखंब करते हुए और मराठी संस्कृति में पूरी तरीके से सराबोर तमाम भक्त नजर आए। और बिल्कुल आपको नजर नहीं आएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि ये हिंदुस्तान की तस्वीरें हैं, आपको बिल्कुल साफ तौर पर नजर आएगा। लेकिन तस्वीरें बर्लिन की है। 22 साल में ये निर्माण पूरा हुआ। बात बर्लिन की कर ली है, अब काशी का रुख करते हैं। वाराणसी से एक नया कीर्तिमान और जुड़ने जा रहा है। गुड न्यूज ये है कि धर्म आध्यात्म की नगरी काशी में दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित होने वाला है। जी हां, शिव थीम पर बनने वाले वर्ल्ड लेवल के इस अर्बन पार्क को 100 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। आने वाले समय में ये तस्वीर काशी विश्वनाथ धाम की नई पहचान बनने जा रही है। काशी में दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित करने की योजना है। शुभ समाचार ये है कि इस प्रोजेक्ट को शासन से मंजूरी भी मिल गई है। इस योजना के तहत काशी में शिव थीम पर 20 एकड़ जमीन पर अर्बन पार्क बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 100 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। प्रशासन का दावा है कि अगले 8 से 9 महीनों में शिव थीम पार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग बनकर तैयार हो जाएगा।
माना जा रहा है कि ये शिवलिंग 130 फीट ऊंचा होगा। शिवलिंग के चारों ओर शानदार पाथवे होगा। शिवलिंग पर लेजर शो की व्यवस्था होगी। बच्चों के लिए हाईटेक झूले, ओपन आर्ट गैलरी और फूड कोर्ट भी बनाए जाएंगे। साथ ही यहाँ एक ओपन आर्ट गैलरी भी होगी जिसमें काशी के पद्म अवार्डी और विभूतियों की जानकारी होगी। पूरे पार्क को शिव थीम पर विकसित किया जा रहा है, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किए जाने की योजना है। उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा पाथवे भी होगा, फूड प्लाजाज होंगे, काशी की जितनी महानुभूतियाँ हुई उनकी प्रदर्शनियाँ भी होंगी, एक म्यूज़ियम भी इसमें विकसित किया जाएगा, अनुभव केंद्र विकसित किया जाएगा। भविष्य में एक प्लानिटोरियम लाने की भी इसमें योजना है और एक बहुत बड़ा ग्रीन स्पेस इसमें विकसित किया जाएगा। अलग अलग तरीके के इमर्सिव शोज़ और नए इवेंट्स होंगे। इस समय जहां हमारी मौजूदगी है, ये जगह वाराणसी के भेलूपुर इलाके का जलकल का 20 एकड़ का वो दायरा है, जहां पर अब तक का सबसे बड़ा अर्बन पार्क बनकर तैयार होने वाला है। और इस पार्क की सबसे खास बात ये होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, लगभग 130 फीट से भी ज़्यादा ऊंचा और विशालकाय शिवलिंग यहाँ पर स्थापित होना है। और इस शिवलिंग पर लेजर शो होगा, तमाम और भी कार्यक्रम यहाँ पर आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तो वर्ल्ड लेवल के इस पार्क की खास बात ये होगी कि यहाँ पर हाईटेक झूले होंगे, ओपन आर्ट गैलरी, गजीबो और फूड कोर्ट जैसी भी सुविधाएं होंगी। यहाँ बनने वाली आर्ट गैलरी में काशी के संगीत घराने के उन विशिष्ट लोगों के बारे में जानकारी भी मिलेगी जिन्होंने पूरी दुनिया में बनारस का नाम रोशन किया है। साथ ही बनारसी उत्पादों और हैंडीक्राफ्ट के लिए भी विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार तिरुवनंतपुरम के चेनकल में रमेश्वरम श्री शिव पार्वती मंदिर का 111.2 फीट का शिवलिंगम दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग है। वहीं कर्नाटक के कोटिलिंगेश्वर मंदिर में शिवलिंगम की ऊंचाई करीब 108 फीट है। और अब दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग शिव की नगरी काशी में स्थापित होने जा रही है। वर्ल्ड लेवल के इस अर्बन पार्क को वाराणसी के भेलूपुर जलकल विभाग की 20 एकड़ की भूमि पर बनाया जाएगा। जाहिर है शिव थीम पार्क के वजूद में आने से न सिर्फ काशी को नई पहचान मिलेगी, ये यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों के लिए भी आकर्षण का अहम केंद्र साबित होगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। मां वैष्णो देवी की यात्रा में इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यात्रा मार्ग से लेकर भवन तक हर तरफ श्रद्धालुओं की चहल पहल और लंबी कतारें देखने को मिल रही है। भीषण गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह पूरे चरम पर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वीकेंड पर यहाँ भक्तों का इतना ज्यादा रश था कि कुछ समय के लिए मां के धाम में दर्शन करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बंद करना पड़ा। कहते हैं वैष्णो देवी धाम से माता का बुलावा आता है और जिसे बुलावा आ जाए फिर सोचने के लिए वक्त कहाँ होता है। माता रानी का नाम लेकर चल पड़ते हैं उनके भक्त आस्था की डोर थामे। न मौसम की फिक्र न वक्त का मलाल, बस माता रानी की एक झलक मिल जाए, उनके पावन दर्शन हो जाएं, यही आस लिए चल पड़ते हैं। ये तस्वीरें उसी की वानगी हैं। जम्मू में इन दिनों लू बरस रही है। भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, लेकिन इन सब से बेपरवाह माता रानी के भक्त चले जा रहे हैं। ऊंचा डेरा, लंबा रास्ता, कदमों से नापते हुए। भीषण गर्मी और लगातार चल रही गर्म हवाओं के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह में कोई कमी नहीं है। देश भर से रोजाना हजारों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा पहुंच रहे हैं और पूरे जोश के साथ यात्रा मार्ग से भवन की ओर बढ़ रहे हैं। एक तो गर्मी की छुट्टियां और फिर वीकेंड, ऐसे में माता रानी के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ रही।
रोज हजारों की तादाद में भक्त माता रानी के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और उनके दर्शन कर धन्य हो रहे हैं। चेहरों पर आस्था की चमक है, आंखों में माता रानी के दर्शन की चाह, कदम भवन की ओर। वहीं माता रानी के नाम पर लोगों तक अपनी सेवा पहुंचा रहे जम्मू के श्री माता वैष्णो देवी नारायणा मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक ने भी अपनी तरफ से सुविधाओं में इजाफा किया है। इस अस्पताल में 6 नए विभाग शुरू किए गए हैं। इनमें मस्तिष्क एवं रीढ़, हड्डी विभाग, त्वचा रोग, बाल रोग, एनीमिया, डेंटल केयर और मोटापा क्लिनिक जैसे 6 नए विभाग खोले गए हैं। कुछ फैसिलिटीज़ जो है नहीं थी यहाँ पे, जैसे कि डेंटल की फैसिलिटी भी हमने लिमिटेड रखी हुई थी, तो अब हमने, आप देखेंगे आज हम डेंटल क्लिनिक में ही खड़े हैं, तो इस डेंटल क्लिनिक को अब हमने 10 से 4 पूरे हफ्ता कर दिया। थ्रू आउट डॉक्टर यहाँ रहेंगे, बारी बारी से यहाँ डॉक्टर आएंगे और वो फैसिलिटीज़ जो हैं लोगों को प्रोवाइड करेंगी। खास बात यह है कि सभी 6 क्लिनिक आधुनिक मशीनों से लैस हैं। यहाँ सभी ओपीडी सेवाएं कम लागत पर उपलब्ध कराई गई हैं, जिनमें कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम उत्सव अपने चरम पर है। यात्रा के दूसरे चरण में भी तीर्थयात्रियों का उत्साह देखने लायक है। खासकर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में रौनक देखते ही बन रही है। दरअसल केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में करीब 21 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। आस्था और अटूट विश्वास की अनोखी यात्रा उत्तराखंड के पहाड़ों पर बड़े ही उत्साह के साथ बदस्तूर जारी है। मौसम की आंख मिचौली हो रही है, बारिश से पहाड़ों की ठंडक बरकरार है। इन सब के बावजूद भक्तों में उत्साह भरपूर है। जैसे जैसे जून का महीना आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे चारधाम यात्रा में आस्था का उफान भी बढ़ता जा रहा है। बद्रीनाथ के कपाट 23 अप्रैल को यात्रा के लिए खोले गए थे और अब तक यहाँ करीब 9.25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा मार्ग पर हर तरफ गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम चुनौती पेश कर रहा है, लेकिन हर तरफ श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। गर्मी बढ़ने और स्कूलों की छुट्टियों की वजह से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। प्रशासन भी आने वाले समय में और बेहतर व्यवस्थाएं करने की तैयारी में है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा न हो। इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का जोश नए रिकॉर्ड की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि यात्रा शुरू हुए करीब 2 महीने बीतने को हैं, लेकिन अभी ही श्रद्धालुओं की संख्या 32 लाख के पार हो गई है। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में भक्ति का अनोखा नजारा दिख रहा है। उत्तराखंड के 4 धामों में सबसे अधिक यात्री बाबा केदार के दर पर पहुंच रहे हैं। हर रोज 20,000 के आसपास भक्त बाबा केदार का आशीर्वाद ले रहे हैं। बाबा केदार के कपाट खुलने के बाद से अब तक 11 लाख से ज्यादा भक्त मत्था टेक चुके हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो केदारनाथ धाम में 7 जून को 18,803 श्रद्धालु पहुंचे और अभी तक 11,41,816 श्रद्धालु हिमालय की गोद में बसे बाबा केदार के दर पर हाजिरी लगा चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में 7 जून को 22,961 श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन किए। इस तरह से अभी तक बद्रीनाथ धाम में 9,51,880 श्रद्धालु बद्री विशाल का आशीर्वाद ले चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 7 जून को 8,005 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर पर हाजिरी लगाई और अब तक यमुनोत्री धाम में 5,24,211 श्रद्धालु मां यमुना का आशीर्वाद ले चुके हैं। गंगोत्री धाम में 7 जून को 10,096 श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए। अभी तक 5,49,004 श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं। इसी तरह हेमकुंड साहिब में 7 जून को 3,417 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अब तक ये आंकड़ा 62,117 पहुंच चुका है। अगर चारों धामों में पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों की बात की जाए तो अब तक 32,29,028 श्रद्धालु यात्रा में शामिल हो चुके हैं। चारधाम यात्रियों के लिए हालांकि मौसम चुनौती बना हुआ है, लेकिन श्रद्धालुओं में उत्साह इतना है कि मौसम का असर चारधाम यात्रा पर दिखाई नहीं दे रहा। उम्मीद की जा रही है कि इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तीर्थयात्री शामिल होंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। समाचार में चलिए अब बात कर लेते हैं खेल जगत से जुड़ी खबर की। विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी की एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात में क्या बात हुई, पूरा किस्सा बयां करेंगे, लेकिन पहले बीसीसीआई की ओर से आया शुभ समाचार आपको बता देते हैं। आयरलैंड इंग्लैंड टूर के दौरान वैभव सूर्यवंशी के साथ उनके माता पिता भी जा सकेंगे। दरअसल बीसीसीआई का मानना है कि वैभव अभी नाबालिग हैं और उन्हें सीनियर इंडियन टीम के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत ना हो, इसे देखते हुए वैभव के माता पिता या परिवार को कोई सदस्य उनके साथ मौजूद रहेगा। बिल्कुल पूजा, देखिए वैभव को जापान में होने वाले एशियन गेम्स के अलावा आयरलैंड और इंग्लैंड टूर के लिए भी भारतीय टीम में जगह मिल गई है। अब पूरे बिहार का, पूरे देश के लोगों का आशीर्वाद उसके साथ है, उसके खुद का मेहनत है और साथ ही साथ समझिए ना भगवान का भी आशीर्वाद उसके साथ। कुछ अच्छा रहा तो रिकॉर्ड का क्या बात है, देश के लिए बहुत जीत दिलाएगा सर। अब मेन वही चीज है, रिकॉर्ड को हम अलग रखते हैं, देश को अगर जीत दिलाता है ना सर, वही मेरे लिए सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। वही हम चाहते हैं, जब तक खेले देश के लिए खेले, देश के लिए अच्छा खेले और उस कारण देश के काम आए, बस। कड़ी मेहनत और लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया में जगह हासिल की है, लिहाजा बीसीसीआई भी इस स्पेशल टैलेंट को खास तवज्जो दे रहा है। We are all very hopeful, like everyone is, and I think he's picked himself through his performances. It's you always deliberate because, like the question before, there's so much talent around, especially when it comes to T20 cricket at this point. But tells you a lot that his performances have made us pick him and. जगह पाना हर खिलाड़ी का सपना होता है। वैभव सूर्यवंशी ने महज 15 साल की उम्र में ये मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन इस किशोर के लिए सबसे यादगार पल वो नहीं था जब इंडिया में उनका सिलेक्शन हुआ। क्या था पल, बताइए। देखिए वैभव का मानना है कि उनकी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा वो पल है जब विराट ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उनसे बातचीत की। कुछ पल इतिहास बन जाते हैं और कुछ तस्वीरें ऐसे किस्से छोड़ जाती हैं जिनकी लंबे वक्त तक चर्चा होती है। आईपीएल सीजन 19 के दौरान किंग कोहली की बेबी बॉस से मुलाकात वाली ये तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई रही और अब भी फैंस के जहन में ये सवाल है कि जब वैभव सूर्यवंशी की विराट कोहली से मुलाकात हुई तब क्या बात हुई। इसका जवाब खुद वैभव सूर्यवंशी से सुनिए। सर मैं आपको सच बताऊं, जब विराट भैया ने ऐसा कंधे पे हाथ रखा तो मैं पहले आरसीबी का भी फैन था। एक्चुअली मैं विराट कोहली का बहुत ही बड़ा फैन था, विराट भैया का। मैंने देखा आपने कैप पे भी ऑटोग्राफ लिया था, वो कैप आपने बहुत बार पहनी भी है। हाँ, मैंने जब ऑरेंज कैप नहीं रहता था मेरे पास तो मैं वही कैप पहनता था। जब उन्होंने ऐसे कंधे पे हाथ डाला, मुझे जब वो मेरे से जब बात कर रहे थे तो मुझे मतलब एक्चुअली मुझे लग रहा था जैसे ड्रीम्स आए। जिस तरीके से उन्होंने बात किया, लगा ही नहीं कि वो एक्चुअली में विराट कोहली एक बड़े भाई की तरह उन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया, जिस तरीके से मुझे बताया कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, मुझे और क्या अच्छा करना चाहिए, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, कहाँ ध्यान लगाना चाहिए और क्या करना चाहिए फ्यूचर में। जय सर वो भी मिलते हैं जब भी मेरे से, तो बहुत कुछ समझाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं कि फोकस्ड रहना है, बहुत आगे जाना है, गेम पे ध्यान देना है, एकदम पाँव जमीन पे रख के बस अपने काम पे फोकस करना है। वैभव सूर्यवंशी की सुनील गावस्कर से मुलाकात भी काफी चर्चा में रही। इंडियन क्रिकेट के इस लेजेंड से वैभव ने क्या कहा, खुद उन्हीं से सुनिए। सर बस यही बहुत लोग सोचते हैं, मतलब उन्होंने भी बात करी कि आगे क्या रेड बॉल खेलना है नहीं खेलना है, तो वही उसी का मैंने आंसर दिया कि मैं सर रेड बॉल से काफ़ी प्रैक्टिस कर चुका और करता हूँ मैं, और अपने स्टेट के लिए भी मैं रेड बॉल खेला हूँ, काफ़ी खेला और खेलता हूँ मैं, और मुझे रेड बॉल खेलना है क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ लाल बॉल की। ये फॉर्मेट में मैं इसीलिए इस तरीके से बैटिंग करता हूँ क्योंकि इस फॉर्मेट में यही नीड है। रेड बॉल में जो नीड होगा मैं उस तरीके से अपने बैटिंग को चेंज करूँगा, ओडीआईज़ में जो नीड होगा उस तरीके से चेंज करूँगा। तो मेरा सपना तो तीनों फॉर्मेट खेलने का है, बस गॉड नोज और क्या। राजस्थान रॉयल्स ने टीम मैनेजर रोमी भिंडर के साथ वैभव सूर्यवंशी का वीडियो एक्स पर शेयर किया है, जिसमें वैभव ने खुद से की अपने वादे इरादे और फ्यूचर प्लान को लेकर खुलकर बातें की हैं।
कि मैं जब अब क्रिकेट खेलूं अगले 20 साल तक, जितने दिन भी खेलूं, जब तक भगवान मुझे मौका दे खेलने का, कंट्री के लिए, किसी फ्रेंचाइजी के लिए, किसी भी टीम के लिए, इस तरीके से खेलूं कि जब लोग देखे, मैचेस के बारे में सोचे, तो लोग ऐसा बोले कि एक प्लेयर जो जब भी खेलता था वो अकेले ही मैच ख़त्म कर देता था। वो डोमिनेंस दिखना चाहिए वो, क्योंकि उसी चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं कि बस खेला और खेल ख़त्म, ऐसा खेलना है कि सिर्फ खेलना नहीं है, 10 साल 20 साल तक डोमिनेट करना है। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। 237 के तूफानी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने के लिए उन्हें इलेक्ट्रिक सुपर स्ट्राइकर ऑफ सीजन का अवार्ड मिला, जिसके तहत उन्हें एक शानदार एसयूवी इनाम में मिली। इस पर वैभव का कहना है कि ये गाड़ी चलाने के लिए उन्हें अभी 3 साल इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन पिताजी के साथ वो इस गाड़ी में सफर का आनंद जरूर उठाएंगे। तक रखूंगा, अभी तो लाइसेंस आने दूंगा, उसके बाद चलाऊंगा। ये बात सही है कि लाइसेंस आने दूंगा, लेकिन पापा को बोलूंगा चलाने, बगल में बैठूंगा। वैभव सूर्यवंशी अब सीनियर इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बन चुके हैं। जो सपने उन्होंने बचपन से देखे, अब तक वो उन्हें बड़ी शिद्दत से साकार करते आए हैं, लेकिन अब वक्त है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी पहचान और रुतबे को कायम रखने का, पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करने का। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात कर लेते हैं मॉनसून की। भले ही देर से मॉनसून ने भारत में दस्तक दी, लेकिन अब उसकी रफ्तार देखते ही बन रही है। महज 4 दिन में ये महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच गया। देश के ज्यादातर राज्यों में कहीं पर मॉनसून तो कहीं प्री मॉनसून की बारिश हो रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली एनसीआर का मौसम खुशनुमा बना हुआ है। हल्की धूप जरूर है, मगर हवा के झोंकों की वजह से तपिश का एहसास कम है। इस बीच उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले 10 दिनों में मॉनसून बिहार और उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाएगा, जबकि अगले दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो यहाँ जून के तीसरे हफ्ते तक मॉनसून अपनी राहत बिखेरेगा। हालांकि पहाड़ पहले से कूल हैं, अभी कई जगह बर्फबारी हो रही है, कहीं पर जमकर बादल बरस रहे हैं। तीन दिन की देरी से केरलम के तट पर पहुंचने के बाद मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है और 4 दिन के अंदर इसने 7 राज्यों को कवर कर लिया है। शनिवार को मॉनसून ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम और मणिपुर में एंट्री ली। रविवार को मॉनसून 4 और राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश में पहुंच गया। इससे पहले शुक्रवार यानी 5 जून को कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा में पहुंचा था। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में मॉनसून पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकता है और अगले 10 दिनों में इसके बिहार, झारखंड और उड़ीसा पहुंचने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल में मॉनसून की रफ्तार फिलहाल धीमी रह सकती है, क्योंकि इसे आगे बढ़ाने के लिए बंगाल की खाड़ी में कोई मजबूत मौसम सिस्टम एक्टिव नहीं है। महाराष्ट्र में मॉनसून केवल दक्षिण कोंकण तक पहुंचा है। इसके चलते 9 जून तक सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि अगले हफ्ते तक महाराष्ट्र में बारिश का पैटर्न कमजोर रहने का अनुमान है। मॉनसून के कारण केरलम, कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु में कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। हालांकि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में लगातार 5वें दिन पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। देश में गुजरात को छोड़कर सभी राज्यों में प्री मॉनसून बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समेत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में शनिवार को तेज बारिश हुई। एमपी में भोपाल समेत 4 जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली आंधी चली। राजस्थान के बीकानेर में बारिश के साथ ओले गिरे। यूपी के मऊ और गाजीपुर में भी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक प्रशांत महासागर में अल नीनो बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। समुद्र का तापमान उस स्तर से ऊपर पहुंच गया है जिससे अल नीनो की शुरुआत माना जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसके कारण दिसंबर तक समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। यदि यह सही रहा तो इस साल का एल नीनो दुनिया भर में तापमान को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार एल नीनो 2015-16 और 1997-98 के रिकॉर्ड से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। पिछली 2 बार नीनो 3.4 इंडेक्स में पारा औसत से 2.3 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया था। कुछ अनुमान तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दिखा रहे हैं, जिसे बड़ी चेतावनी माना जा रहा है। मॉनसून पर एल नीनो का प्रभाव देखा जाता है, जिसके चलते मॉनसूनी बारिश में असमानता देखी जाती है। अगर आज की बात की जाए तो केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भारी से बहुत तेज बारिश की संभावना है। उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आंधी तूफान के साथ बारिश का अनुमान है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आंधी तूफान और तेज हवाएं चल सकती हैं। अगर 9 जून की बात की जाए तो केरलम, कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश में बारिश जारी रहने का अनुमान है। राजस्थान के कई हिस्सों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में आंधी तूफान के साथ बारिश की स्थिति बन सकती है। ओडिशा, बिहार और झारखंड में आंधी तूफान और बारिश का असर बना रह सकता है। मॉनसून के आने से पहले कई राज्यों में चल रही प्री मॉनसून आंधी बारिश से गर्मी से राहत मिली है, लेकिन अभी भी कुछ राज्यों में हीट वेव का असर बरकरार है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ऐसे इलाकों में आने वाले दिनों में राहत की सौगात मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बीएसएफ के सम्मान में अमृतसर में अटारी बॉर्डर के पास जेसीपी स्टेडियम में विशेष कार्यक्रम हुआ। इसमें बड़े बड़े कलाकार और संगीतकारों ने परफॉर्म किया। संगीतकार ए आर रहमान ने अटारी बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह में लाइव प्रस्तुति दी। उनकी परफॉर्मेंस देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इस अवसर पर फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली, अभिनेता वेदांग रैना, गायक मोहित चौहान समेत कई नामचीन हस्तियां मौजूद रहीं। तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। दरअसल टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार आप बन सकते हैं। बस आपको सिर्फ करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की खास वजह है तो उठाएं अपना कैमरा और बनाएं व्लॉग। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे। अमूमन समाज यही मानता है कि सास बहू के बीच 36 का आंकड़ा चलता है, लेकिन एक तस्वीर ऐसी भी निकल कर आई जो समाज की सोच बदलने के लिए काफी है। ब्रज में एक बहू अपनी सास को टब में बैठाकर सर पर रखकर जो है 84 कोस की परिक्रमा करती हुई नजर आई। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अपनी सास को परिक्रमा करवाने वाली जो बहू है वो हरियाणा की लोक गायिका काजल चौधरी हैं। काजल ने अपनी 95 वर्ष की सास को प्लास्टिक के टब में बाकायदा सर पर बैठाकर परिक्रमा की। सभी उनके इस भक्ति भाव की खूब तारीफ कर रहे हैं और ये वीडियो जो है अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरें देखिए।